नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। मित्रों, आज एक ऐसी विडंबना के बारे में बात करूंगा जिससे लगता है कि इस देश के अंदर जो लोग स्वर्गवासी हो गए हैं वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या जिनको हम भूल गए थे उनको दोबारा से याद करना एक परंपरा बन गई है। हमारे देश में बहुत ऋषि मुनि, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर्स पैदा हुए जिन्होंने भारत का चरित्र बदला, भारत की किताब लिखी, भारत को स्वर्ण मंदिर बनाया। बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, परंतु कई बार ऐसे लोगों को चुन लिया जाता है जिनका चुनाव के साथ जोड़ने से उनकी महत्वाकांक्षा या उनका महत्व कम हो जाता है। ऐसी एक कड़ी के अंदर सरदार पटेल का नाम अभी सामने आता जा रहा है। चुनाव शुरू हो गए हैं, ऐसा लगता है कि हर पार्टी को जितने लोग स्वर्गवासी हो गए हैं उनकी याद आ रही है। वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने शासन के दौरान अपनी राजनीति में इनको इग्नोर किया। बिहार के अंदर सीताराम केसी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो रेलेवेंट हो गए। कहीं पर आप देखते हैं कोई और व्यक्ति जो काफ़ी साल पहले चला गया वो रेलेवेंट हो गया, उसकी याद आ गई कि कांग्रेस पार्टी ने उसको बुला दिया। नरसिम्हा राव की बेइज्जती कर दी। या कांग्रेस वाले कहते हैं कि आपने भी कई ऐसे लोग थे जिनको पहले कभी याद नहीं किया। बिहार के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया वो आया जयप्रकाश नारायण के अनुसार। उन्होंने तख्ता पलटा अपने आंदोलन से और पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार 1977 के अंदर बनी, परंतु बिहार चुनाव में उसके बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करते। जयप्रकाश के चेले लालू यादव हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों जिनकी वजह से सरकार बनी थी, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी मिनिस्टर बने थे, उनके कंट्रीब्यूशन का कोई भी सवाल नहीं उठाता कि वो क्यों इग्नोर हो रहे हैं। इसी बारे में आता हूँ, सरदार पटेल भी आज बड़े इम्पोर्टेंट बन गए हैं। सरदार पटेल को इस प्रक्रिया में जोड़ने का या उनको बार बार राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिसिटी लाने का पीछे क्या राजनीति है या वास्तविक में सरदार पटेल के साथ जाति कांग्रेस पार्टी की थी, इसी बात के ऊपर हम करेंगे आज की प्रभुवाणी। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात कर ही लेते हैं। हम बात करने जा रहे हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। आपने उनको नाम सुना रखा है, किताबों में काफ़ी बड़ा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी के नेतृत्व में टीम ने आगमन किया अपनी सिग्नेचर डायमंड फॉर्मेशन में। ये विमान एक दूसरे से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भरते हुए कंधे से कंधा मिलाकर कुछ इस प्रकार उड़ान भर रहे हैं मानो एकता की अदृश्य डोर से बंधे हुए हो। आपकी दाहिनी ओर से प्रस्तुत है टीम की यूनिटी फॉर्मेशन। से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जिस तरह भारत की ताकत है हमारी एकता, उसी तरह सूर्य किरण टीम की ताकत है उनका तालमेल। हर एक पायलट एक दूसरे पर अटूट भरोसा रखता है। हॉक मार्क 132 एडवांस जेट ट्रेनर का एक बहुत ही शानदार नजारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित हॉक मार्क 132 आपकी बाईं ओर से भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित ये अगला करतब कहलाता है एकता अभिरक्षक। और ये चले
दो विमान आसमान की ओर बहुत ही जल्द बनाने एकता नगर के आसमान में एक खूबसूरत दिल। दर्शकों, अब कृपया अपनी नजरें सरदार सरोवर बांध की दिशा में ले जाएं और सुनिए हमारे टीम लीडर का संदेश उनकी कॉकपिट से। सेना की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में आयोजन हो रहे हैं, मैराथन रन हो रहे हैं, दिल्ली में भी हुआ है, ट्रैफिक जाम था आज। सबसे बड़ा आयोजन तो गुजरात के केवड़िया में हुआ, जहां सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा मोदी सरकार ने बनवाई थी, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो जोड़ने के लिए एक बनाता है, उसका सिंबल बना करके रखा गया था। ये प्रधानमंत्री मोदी की कल्पना है, उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया। मोदी ने केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा को नमन किया है। एकता परेड निकाली गई सारे देश भर में, वहाँ भी निकाली गई। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कहा कि सरदार पटेल को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। उनकी बात में सत्य है, कई तथ्य दिखा जाए। उन्हें असली सम्मान तो बीजेपी की सरकार ने दिया है, ये उन्होंने कहा, वो भी सच दिखाई देता है। सरदार पटेल को राष्ट्र नायक के तौर पर कांग्रेस से छीनने में सफल हो पाई है बीजेपी, ये सवाल मैं उठाने वाला हूँ, क्यों बीजेपी बार बार सरदार पटेल का नाम ले रही है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का बयान जो उन्होंने दिया। हम सभी को पता है कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। और जब बीजेपी सरदार पटेल के बारे में बात करती है तो उनके कड़े प्रशासनिक निर्णयों की बात करती है कि कितने स्ट्रांग लीडर थे, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा था। लेकिन उनके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की कभी बात बीजेपी या कोई और करता नहीं है। वह उनके आयरन मैन वाले रूप को तो उभारती है, लेकिन उस गांधीवादी पटेल को बुला देती है जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जेल जाने को तैयार थे। क्या ये सेलेक्टिव मेमोरी है, चयनात्मक स्मृति है, या सिर्फ वो पटेल याद कर रखे जाते हैं जो सियासी नैरेटिव को सूट करते हैं दोनों तरफ से? कांग्रेस भी जब पटेल को याद करती जब उनको सूट करता हो, बीजेपी तब याद करती है जब कांग्रेस के ऊपर आक्रमण करता हो। पहले बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। वो लौह पुरुष हैं, इसलिए लोहे को मांगना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने प्रार्थना की हिंदुस्तान के हर गांव को कि आप गांव समस्त की तरफ से किसान ने खेत के अंदर जिस औजार का उपयोग किया है, और वो भी पुराना औजार जो कभी भारत मां की गोद में खेला है, जो कभी हिंदुस्तान का गरीब का पेट भरने के लिए भारत मां के साथ जुड़ करके अपने शरीर पर कष्ट झेला है, वो लोहे का टुकड़ा जिसने गरीब का पेट भरा है, अन्न की पैदावार की है, और हर पूरे गांव से 200 ग्राम 500 ग्राम किलो ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। कोई कहे कि मोदी जी हमारे गांव में एक बड़ी तोप है, ले जाओ, पूरी मूर्ति बन जाएगी। मुझे तोप भी नहीं चाहिए, तलवार भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे किसान ने खेत में जो औजार का उपयोग में लाया है उस औजार का छोटा टुकड़ा चाहिए। उसको पिघला लेंगे, उसमें से अच्छे स्टील को निकालेंगे, और वो पूरे हिंदुस्तान से आए हुए लोहे का अर्क उस मूर्ति में जगह पाएगा। तब हिंदुस्तान का हर नागरिक कहेगा कि मेरा गांव भी इसमें है। नर्मदा के किनारे अहमदाबाद में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर ऊंचे सरदार पटेल, सरकार का क्या कहना है,
मोदी का क्या कहना है इसके बारे में? ये मूर्ति भारत की एकता का प्रतीक है। उसमें कोई शक नहीं कि सरदार पटेल का जीवन हिंदुस्तान की एकता के लिए समर्पित रहा। उन्हें छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा किया, प्यार से धमकी से इकट्ठा किया, एक भारत बनाया। लेकिन बीजेपी आरएसएस उनको जितनी करीबी जोड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही कई बार कठिन होता जाता है, ये कांग्रेस का कहना है। अपने पूरे जीवन काल में सरदार पटेल ने संघ परिवार की विचारधारा को कभी पसंद पूरी तरह से नहीं किया। हालांकि संघ के अनुशासन की वो बहुत समय समय पर तारीफ जरूर करते रहे। वो कांग्रेस में थे, संघ किसी पार्टी को चिरता नहीं था, इसलिए दोनों का मिलन कम होता था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध भी लगाया गया, पर पटेल तब देश के गृह मंत्री थे। उससे सहमत थे या नहीं थे, परंतु उनके सिग्नेचर से ही उनके ऊपर पहली बार प्रतिबंध लिखा था। गांधी जी की हत्या के बाद पटेल ने कुछ चिट्ठियां लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं वो बता देता हूँ। 18 जुलाई 1948 का पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा, संघ ने मुसलमान विरोधी अभियान चलाया, उससे लोगों ने खुशी मनाई जब गांधी जी की हत्या हुई। ये उनका मानना था, परंतु उसके बाद कई चीज़ें ऐसी आई जिसे लगता कि किसी और परिप्रेक्ष्य में लिखा गया। ये वही मौल था, उनका कहना है पटेल का, जिसने हत्यारे को प्रेरित किया। सरदार पटेल का ये पत्र गुरु गोविंद जी को 18 जुलाई 1948 को लिखा गया था। ये पत्र तो प्रसिद्ध है, इसका प्रयोग कई बार कांग्रेस वाले करते हैं राजनीति के लिए, जिसमें पटेल से साफ कहा है कि गांधी जी का हत्या का वातावरण हिंदू महासभा के अविवेकपूर्ण प्रचार से बना है। इसके ऊपर भी कई लोगों ने पत्र को चैलेंज किया है, परंतु पत्र तो पत्र है, राजनीति तो होनी है। आंतरिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान जब उस वक्त हुआ था, पटेल जब होम मिनिस्टर थे, निर्देश पर जो बयान दिया गया था, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1939 को हुई थी। पटेल के गृह मंत्रालय ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस वाले पटेल का एक और पत्र भी देते हैं कि जो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने कहा, संघ के लोगों ने भले ही प्रत्यक्ष हिंसा ना की हो, लेकिन उनके प्रचार से हिंसा का माहौल बना, जिससे गांधी जी की हत्या इसी वातावरण में हुई। पटेल का पत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, उनके रुख को और स्पष्ट करता है। उन्होंने हिंसा की प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी संघ परिवार के प्रचार को ठहराया। ये कांग्रेस का क्लेम अभी तक 60 साल 75 साल से चलता आ रहा है कि इसी के कारण से वहाँ हिंसा का माहौल बना। वो पटेल का लेटर कोट करते हैं, पूरा नहीं करते, परंतु संघ के अनुशासन की तारीफ, लेकिन चेतावनी भी साथ पटेल ने दी। संघ के कार्यकर्ताओं की देशभक्ति पर मुझे संदेह नहीं, लेकिन उनकी दिशा गलत है, ऐसा पटेल ने अपने पत्र में भी लिखा था। अगर वे राष्ट्रीयता के रास्ते पर नहीं आए तो देश के लिए खतरा बन जाएंगे। ये एक वार्निंग भी पटेल के भाषण में थी जो दिल्ली में उन्होंने दिया था दिसंबर 1947 में। उनका ये बयान दर्शाता है कि पटेल संघ के अनुशासन की सराहना करते थे, लेकिन उनके उग्र राष्ट्रवाद के खिलाफ चेतावनी देते रहते थे। 1949 में 1 साल के बाद संघ का प्रतिबंध हटा लिया गया, जब उसे संविधान और तिरंगे के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दी। वो पहले भी उससे कमिटेड थे, पर स्पेसिफिकली कहा गया, इसलिए संघ कभी भी देश के खिलाफ नहीं था, राष्ट्र विरोधी नहीं था, वो कभी पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं थे, इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। इन पत्रों का निष्कर्ष यही है कि पटेल ने आरएसएस के संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन अनुशासन की बहुत तारीफ की थी, लेकिन गांधी की हत्या के बाद उनको लगता था कि उनके एजेंडे में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। उनके कई पत्रों, विशेषकर 18 जुलाई 1948 को आरएसएस के विरोध में उनके सबसे सख्त रुख के उदाहरण के रूप पर देखा जाता है अभी तक। वो मैंने पहले भी कहा, एक ही लेटर है जिसको कांग्रेस बार बार पहचानती रहती है। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो नाम है जो भारत की मिट्टी में लोहे की तरह मिला हुआ है। उसके बिना ये भारत एक ढांचा नहीं बन सकता था। अंग्रेज़ों ने इसे तोड़ फोड़ छोड़ के एक छोटे छोटे राजाओं के लिए छोड़ दिया था। वो नेता जिसके 562 रियासतों को जोड़कर
इस देश का नक्शा बनाया, जिसकी दृढ़ता से जम्मू कश्मीर से लेकर जूनागढ़ और हैदराबाद तक आज का भारत खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरदार पटेल आज भी इतिहास के हैं या कांग्रेस के या बीजेपी आरएसएस की राजनीति के हथियार बन चुके हैं, उनको यूज किया जा रहा है? क्योंकि वो राष्ट्रीयता के मामले में बीजेपी और संघ परिवार के नज़दीक बैठते हैं। उनका तरह राष्ट्रवादी पुरुष राजनीति में बहुत कम हुए हैं। भारत का इतिहास कहता है कि कांग्रेस के भीतर दो विचारधाराएं थी। एक थी पंडित नेहरू की उदारवादी, पश्चिमवादी, समाजवादी सोच, राष्ट्रवादी कम थी, और दूसरी तरफ थी सरदार पटेल की व्यवहारिक, सख्त प्रशासनिक नीति और कट्टर राष्ट्रवाद। भारत पहले, लेकिन मतवाद का मतलब शत्रुता उन दोनों के बीच में नहीं थी। विचारधाराओं की झगड़ा होता था, परंतु व्यक्तिगत कोई भी पर्सनैलिटी नहीं थी। नेहरू और पटेल में मतभेद थे, पर देश की नींव दोनों ने मिलकर रखी। नेहरू ने सपना देखा, पटेल ने उसे आकार दिया। उसके अंदर मतभेद थे। नेहरू और सरदार पटेल के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद थे, जिससे उनकी सोच, शासन नीति और देश के कुछ ज्वलंत राजनीतिक मामलों पर दृष्टिकोण अलग था, टकराव था। जैसे कि कश्मीर मुद्दा, कश्मीर को भारत में शामिल करने और पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान नेहरू ने कूटनीतिक रास्ते और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच का चयन किया, जिसके विरोध में पटेल थे। इसका भुगतान अभी तक हम करते आ रहे हैं। पटेल सैन्य यानी मिलिट्री एक्शन के पक्ष में थे। इवन नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, वहाँ का प्रशासन नेहरू ने वहाँ के क्षेत्र को विदेश मंत्रालय के अधीन रखने की योजना बनाई थी। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर चलेंगे, जिसका पटेल ने खुलकर विरोध किया था, क्योंकि इससे वहाँ के लोगों में शेष भारत की दूरी का भाव आता, जो अभी भी भुगत रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपने साथ मिलाने के अंदर। ये सबसे बड़ी नेहरू की देन है। और हैदराबाद का विषय, हैदराबाद के विलय के मामले में पटेल ने निर्णायक सैन्य कार्रवाई की वकालत की थी। वहीं नेहरू की सोच कुछ अलग थी। वह अंतिम समय तक शांतिपूर्ण डायलॉग के पक्ष में रहे, बात कर लीजिए, पर पटेल कहते थे इसके बिना एक्शन नहीं हुआ। और हुआ उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में भी कांग्रेस में गुटबंदी थी। देश के प्रथम राष्ट्रपति के चयन में नेहरू ने राजगोपालाचारी का समर्थन किया, जबकि पटेल ने राजेंद्र प्रसाद के पक्ष में खड़े होकर के उनको कैंडिडेट बनवाने की कोशिश की। इससे कांग्रेस के भीतर गुटबंदी, आपसी संघर्ष की भी खुलकर सामने आया। विदेश नीति और शासन व्यवस्था पर नेहरू समाजवादी नीति, पाश्चात्य की नीति और गुट निरपेक्षता के पैरोकार थे। पटेल स्ट्रॉन्ग केंद्रीकृत सरकार और व्यवहारिक दृष्टिकोण के पक्ष में रहते थे। हिंदू कोड बिल पर नेहरू और पटेल के बीच मतभेद वैचारिक थे, स्ट्रॉन्ग थे। उदाहरण के तौर पर जब 1949 में ये बिल संसद में लटक गया तो विरोध बढ़ा, तो पटेल ने सलाह दी कि इसे अभी टाल देना बेहतर होगा, लेकिन नेहरू अड़े रहे कि इसे पास कराना ज़रूरी है, इससे हमारे यहाँ सेकुलरिज्म बढ़ेगा। हालांकि तत्काल इसको पास नहीं कराया जा सका। कश्मीर को भारत में शामिल करने की बात सोचिए। पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान नेहरू ने कूटनीतिक रास्ते और संयुक्त जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच का चयन तो किया, जबकि पहले कह चुका हूँ पटेल सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे। एक ने संविधान को दिशा दी, दूसरे ने उसको नक्शा दिया। लेकिन आज सरदार पटेल की विरासत को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है, जो कांग्रेस भूल चुकी थी। कभी अपने 60 साल के राज में कभी याद नहीं आती थी। तो सवाल उठता है, क्या ये सरदार पटेल का सम्मान है या उनकी विरासत का राजनीतिकरण? बीजेपी और आरएसएस के लिए सरदार पटेल आज एक वैचारिक प्रतिमा बन गए हैं कि सरदार पटेल का जो विचार था एक भारत का, वो कांग्रेस ने तोड़ा है। वो पटेल जो कांग्रेस के स्तंभ तो थे, आज भाजपा की रैलियों में नेहरू की गलती और पटेल की दृष्टि के रूप में बेचे जाते हैं
कि पटेल की दृष्टि को माना होता तो आज जो कश्मीर में हो रहा है वो नहीं होता। कश्मीर की बात मानी जाती तो सांप्रदायिकता देश में नहीं बनती, हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया तो उन्होंने कहा कांग्रेस ने पटेल को बुला दिया, हमने उन्हें याद किया। ये बात सच है। जब तक नेहरू परिवार गांधी परिवार सत्ता में था तो पटेल के बारे में कोई बात याद नहीं होती थी। अब ज़्यादा सोचिए, आज जिस सरदार पटेल को बीजेपी अपने वैचारिक पूर्वज जी की तरह पेश करती है, वही पटेल तो पहले संघ की गतिविधियों से नाराज तो थे। क्या वो सचमुच सम्मान है या ऐतिहासिक या रिएक्टिव प्रोजेक्ट है? ये कांग्रेस का कहना है। जहाँ इतिहास को की तस्वीर को एडिट करके अपने रंग में रंग दिया गया है, कांग्रेस कहती है कि पटेल को भी इन्होंने संघ का बनवा दिया। बीजेपी की राजनीति में सरदार पटेल एक संतुलन का औजार बन गए हैं। जब भी विपक्ष ने नेहरू की विरासत की बात की, बीजेपी ने पटेल की मूर्ति खड़ी कर दी उनके सामने। जब भी आरएसएस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा, उसने कहा देखिए सरदार पटेल भी तो राष्ट्रवादी थे, चाहे वो कांग्रेस में थे। और जब भी कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का श्रेय अपने पास रखा, बीजेपी ने कहा आपने सरदार को दबा दिया। यह एक सियासी फ्रेमिंग है जहां पटेल को कांग्रेस से छीनकर भाजपा के प्रतीक स्थल में रख दिया गया है। अब ये खेले जा रहा है कि हमारे हैं या हमारे नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस का सवाल ये भी है, क्या सरदार पटेल कभी उस विचारधारा के साथ खड़े हो सकते हैं जो मुसलमान भाइयों को शक की नज़र से देखती है? ये भी फिर पॉलिटिकल एजेंडा सरदार के नाम पर। कांग्रेस का कहना है कि पटेल वही थे जिन्होंने कहा था अगर हिंदू स्वराज्य की स्थापना का मतलब मुसलमानों के लिए डर है तो मैं पहले विरोध करने वाला व्यक्ति हूँगा। इस स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कांग्रेस यूज़ करती है। उन्होंने कहा था इसलिए कि ये देश के जो मुसलमान रह गए हैं वो इकट्ठे रह सकते हो। तो क्या आज के भारत में सरदार पटेल की आत्मा हमसे यही नहीं पूछ रही? क्या मेरे नाम पर वह सब किया जा रहा है जिसके खिलाफ मैंने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी? यानी कि भारत एकता की मैं बात करता था, किसी पॉलिटिकल राजनीति का कारण से नहीं करता था। कांग्रेस का विरोध भी उन्होंने किया, नेहरू का विरोध भी किया, नेहरू के खिलाफ भी वो बोले, तो वो नेहरू विरोधी थे, कांग्रेस विरोधी भी थे। ये तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने भी सरदार पटेल को उतनी जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे। नेहरू और गांधी की छाया में पटेल धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में धुंधले पड़ते गए और यही ऑब्जेक्टिव था जब तक नेहरू परिवार बनाए रखना है, बाकी कांग्रेस में कोई नहीं है। उनका कोई बड़ा स्मारक नहीं, कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं। जब तक नेहरू परिवार सत्ता में रहा, सरदार पटेल को भारत रत्न भी नहीं मिला और नेहरू परिवार के सब नेताओं को ज़रूर मिला। नरसिम्हा राव सरकार ने ही उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा। इस खाली जगह को भरने का काम बीजेपी ने किया। मोदी जी को समझ आया कि गुजरात के अंदर और सारे देश के अंदर सरदार पटेल की क्या इम्पोर्टेंस है, वो कैसे भारत को जोड़ते हैं। उन्होंने बड़ी कुशलता से उसका यूज़ किया। उन्होंने पटेल को अपनी वैचारिक इमारत की नींव में रख दिया कि हमारी बेसिक जो सरदार पटेल सोचते थे वही हम सोचते हैं, हमारी सरकार सोचते हैं। भले ही पटेल उस इमारत के नक्शे से सहमत न होते, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके नायकों से बनती है। राष्ट्र नायक किसी पार्टी विशेष के नहीं हो सकते। आज सरदार पटेल बीजेपी को अपनाना तो बताती है, परंतु वो भी सारे देश के हैं और बीजेपी ये समझती है। कांग्रेस अपने संस्थापक संघ के रूप में उनको दिखाती है। आरएसएस ने हिंदू राष्ट्रवादी कहता है, पर पटेल इनमें से किसी भी मालिकाना हक के नहीं थे। वो भारत के थे और रहेंगे और भारत उनका रहेगा। सरदार पटेल की मूर्ति चाहे से 182 मीटर ऊंची हो, लेकिन अगर हम इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करें तो उनकी विरासत उतनी ही छोटी रह जाएगी। सरदार पटेल बहुत ही बड़े हैं, जैसे अमेरिका के अंदर जॉर्ज वाशिंगटन की बात होती है। आज ज़रूरत है पटेल को किसी पार्टी के बैनर में नहीं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पढ़ने की, भारत के नक्शे में पढ़ने की, भारत की संस्कृति में पढ़ने की, उनकी एकता को धर्म या जाति के चश्मे से नहीं बल्कि नागरिकता और समानता की रोशनी से देखने की। क्योंकि पटेल भारत का था, जहाँ हर धर्म, हर भाषा, हर रियासत एक थी, राष्ट्र भी
पहले था। सरदार पटेल आयरन मैन यानी लोह पुरुष तो थे। उनके इतिहास को मोम की तरह पिघलाकर उसे अपनी सियासी शक्ल में ढालना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और कांग्रेस को मानना चाहिए कि उन्होंने सरदार पटेल की विरासत को बुलाया, उनके प्रिंसिपल बुलाया, तभी वो अभी तक गुजरात में वापस नहीं आ पाए हैं पिछले 30 साल से। और शायद आज सरदार पटेल हमारे बीच होते तो वो भी कहते, देश की एकता मूर्तियों में नहीं है, मैदान से बनती है। लोह पुरुष पटेल की ऊंची मूर्ति टूरिस्ट स्पॉट भी बन गई है। वहाँ पर लोग आएंगे, उनको याद करके भविष्य की जनरेशन आती है, वो देखेगी। अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके आदर्शों की कितनी ऊंचाई तक पहुँच पाए हैं। मोदी जी ने आने वाली पीढ़ी के लिए सरदार पटेल को खड़ा किया है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर आते होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर एक प्रार्थना कि मेरा चैनल देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उसके ऊपर कमेंट्री लिखिए, कुछ भी लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी, मैं बुरा नहीं मानूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।